हाय। पिछले वीडियो में हम पढ़े थे स्ट्रक्चर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपोजिशन कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें, किन किन लेवल पे कौन कौन अधिकारी होता है, उसके बाद उसका कंप्लीट कंपोजिशन किस तरह होता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ईच ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन and such number of vice chairman and judicial and administrative members as appropriate governments। मतलब ये कि कोई भी ट्रिब्यूनल्स हो गए उसमें एक तो चेयरमैन रहेंगे, उसके बाद वाइस चेयरमैन और जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स ये कितने रहेंगे ये डिटरमाइन करेगा गवर्नमेंट, आइदर द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट सिंगली और जॉइंटली। तो ये डिटरमाइन करता है कि वाइस चेयरमैन कितने होंगे, जुडिशियल मेंबर कितने होंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर कितने होंगे। ये डिटरमाइन करता है। अगर सेंटर पे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है तो डिटरमाइन करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर स्टेट पे है, अगर सिंगल स्टेट है तो सिंगल स्टेट और अगर जॉइंट है तो जॉइंट स्टेट एज पर द रिक्वायरमेंट may deem fit। A bench shall consist of one judicial member and one administrative members। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होगा उसमें एक तो चेयरपर्सन रहेगा, दूसरा वाइस चेयरपर्सन, तीसरा एक जुडिशियल मेंबर रहेगा और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर रहेगा। इस तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनता है। द बेंच at New Delhi was designated the principal bench of Central Administrative Tribunals। जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है उसका जो प्रिंसिपल बेंच है वो कहाँ पे, न्यू दिल्ली के अंदर है। एंड फॉर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, तो और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का भी जो प्रिंसिपल बेंच है वो कहाँ पे, न्यू दिल्ली के अंदर है। द प्लेस वेयर their principal and other bench would sit are specified by the state government by notification। तो जो स्टेट का जो प्रिंसिपल बेंच है वो कहाँ पे बैठेगा ये नोटिफाइड किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन। मतलब एक नोटिफिकेशन के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट बताता है कि उस स्टेट का जो प्रिंसिपल बेंच है जो बाकी सभी बेंच को हैंडल करेगा तो वो कहाँ पे होगा ये डिटरमाइन करता है स्टेट गवर्नमेंट। अभी हमने देखा कि उस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के अंदर कौन कौन होता है। अभी हम उस मेंबर के क्वालिफिकेशन, चेयरपर्सन के क्वालिफिकेशन, क्या रोल होता है, अपॉइंटमेंट किस तरह से होता है, उसका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है, ये सब चीज़ें अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट। In order to be appointed as chairman, person can be chosen only if he is a high court judge or retired person. But a person to be selected as a vice chairman prior to the initial of the act shall be chosen to the post of vice chairman if he has worked as vice chairman for a term of last 2 years। तो देखिए, जो चेयरमैन की जो पोस्ट है वो चूजन की जाती है, वो होगा जो जो हाई कोर्ट का जो जज होगा या रिटायर पर्सन होगा। मतलब हाई कोर्ट का जज सर्विंग या रिटायर, ये क्या होगा, चेयरमैन होगा। और उसके बाद जो वाइस चेयरमैन होगा वो सिलेक्ट किया जाएगा इनिशियल टू द एक्ट शैल चूज बाय द पोस्ट ऑफ चेयरमैन, वो चेयरमैन सिलेक्ट करेगा। ठीक है। इफ हैज वर्क एज अ वाइस चेयरमैन फॉर अ टर्म ऑफ लास्ट फॉर एटलीस्ट 2 years। ठीक है, अगर वो वाइस चेयरमैन के टर्म पे लास्ट 2 years से होगा तो ये भी एज अ चेयरमैन उसको अपॉइंटमेंट मिल सकती है। मतलब ये कि जो चेयरमैन होगा वो एक तो हाई कोर्ट का जज होगा या रिटायर पर्सन होगा, या ऐसा पर्सन होगा कि जो वाइस चेयरमैन होगा उसको भी हम एज अ चेयरमैन बना बोल सकते हैं, मतलब बना सकते हैं अगर वो लास्ट 2 years तक वो वाइस चेयरमैन रहा हो तो।
ठीक है, तो ये हो गई चेयरमैन की अपॉइंटमेंट। टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर, पर्सन शुड हैव अ एक्सपीरियंस एज अ सेक्रेटरी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट belonging to other service under the government of India or under the state government and has received salary equivalent to the government secretary or has worked as additional secretary for term prescribed under the act। तो ये हो गया मेनली चेयरमैन के लिए। अभी जो एक होगा उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, उसके लिए ये क्वालिफिकेशन है कि वो मेंबर सेक्रेटरी लेवल पे काम कर चुका हो सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, या स्टेट गवर्नमेंट में। और दूसरी चीज़, अगर एडिशनल सेक्रेटरी है तो वो मेनली क्या होना चाहिए, एडिशनल सेक्रेटरी, तो उसके लिए फिर वो एक्ट के अनुसार जो प्रिस्क्राइब की गई है जो भी टर्म है उसको फुलफिल करना चाहिए, तब जाके एडिशनल सेक्रेटरी भी यहाँ पे मेंबर बन सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर बन सकता है इस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के अंदर। पर्सन अंडर ऑल इंडिया सर्विस शैल ऑल्सो बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर अकॉर्डिंग टू द टर्म स्पेसिफाइड इन द अमेंडमेंट एक्ट 2006। तो जो ऑल इंडिया सर्विसेज का जो मेंबर है, जैसे कि कोई भी हो सकता है, इसमें आईपीएस अधिकारी भी हो सकता है या आईएफएस अधिकारी भी हो सकता है, तो वो भी इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स के तौर पे अपॉइंट हो सकता है अगर वो जो भी अमेंडमेंट एक्ट 2006 में ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट है उसके टर्म को वो फुलफिल करता हो तब। तो चेयरमैन हो गया और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर हो गया। अभी देखिए, अ पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज जुडिशियल मेंबर, अभी हम जुडिशियल मेंबर की बात कर रहे हैं, if he is working in a legal affairs department as secretary of the central government or has such other post in the legislative department। तो जुडिशियल मेंबर अपॉइंट होने के लिए सबसे मेन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एज लीगल अफेयर्स देखता हो सेक्रेटरी लेवल पे, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, और मेंबर सेक्रेटरी अंडर द सेंट्रल लॉ कमीशन कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड द जुडिशियल मेंबर। और जो सेंट्रल लॉ कमीशन होता है उसमें मेंबर सेक्रेटरी होना चाहिए, तभी वो जुडिशियल मेंबर अपॉइंट एज अ जुडिशियल मेंबर अपॉइंट हो सकता है इन द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ठीक है, सॉरी, इन द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के अंदर। तो ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो उसके लिए मेनली है सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी होना चाहिए। जुडिशियल के लिए क्या है, वो लीगल अफेयर्स देखना चाहिए, जो भी डिपार्टमेंट होता है उसमें एज अ सेक्रेटरी होना चाहिए ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के, इस लेवल का होना चाहिए, सेक्रेटरी लेवल का, और वो लीगल अफेयर मतलब लीगल अफेयर्स को देखना चाहिए उसको, मतलब जो लीगल अफेयर देखता हो एज अ सेक्रेटरी लेवल पे इन द सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, या वो मेंबर रह चुका हो कहाँ पे, सेंट्रल लॉ कमीशन के अंदर, ठीक है, ये है उसका क्वालिफिकेशन। और चेयरमैन के लिए क्या है, चेयरमैन के लिए एक तो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए या रिटायर्ड पर्सन होना चाहिए, लेकिन जो वाइस चेयरमैन होगा वो क्या हो जाएगा, इस एक्ट के पहले कहाँ से चूज किया जाएगा, पोस्ट ऑफ द चेयरमैन से, ठीक है, मतलब कि चेयरमैन जो होगा वो डिसाइड करेगा वाइस चेयरमैन को। और इफ हैज़ वर्क एज वाइस चेयरमैन फॉर द टर्म ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, तो जो लास्ट 2 ईयर्स वाइस चेयरमैन का काम कर चुका है उसको भी हम इसमें अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया चेयरमैन, उसके बाद वाइस चेयरमैन, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स और जुडिशियल मेंबर। अभी हम देखते हैं अपॉइंटमेंट। तो द चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड एवरी अदर मेंबर ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट।
तो ये इनका अपॉइंटमेंट जो है कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। इसके पहले हमने क्वालिफिकेशन जाना था। इन द केस ऑफ स्टेट और जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर्स ऑफ द कंसर्न स्टेट। तो जो सेंटर में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स रहेगा उसके जो मेंबर्स होंगे, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर और जो जुडिशल मेंबर है, इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा। और स्टेट या जॉइंट स्टेट के अंदर जो ये मेंबर का अपॉइंटमेंट है ये करेगा प्रेसिडेंट, बट आफ्टर द कंसल्टेशन फ्रॉम द गवर्नर। बट नो अपॉइंटमेंट कैन बी मेड ऑफ अ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और a judicial member except after consultation with the Chief Justice of India। तो ये जो चेयरमैन हो गए, वाइस चेयरमैन हो गए और जुडिशियल मेंबर हो गए, तो इनका जो अपॉइंटमेंट है ये प्रेसिडेंट करेगा। और इसके लिए तो इनके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसल्टेशन जरूरी है। ठीक है, तो बट नो अपॉइंटमेंट कैन बी मेड ऑफ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जुडिशियल मेंबर एक्सेप्ट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका कंसल्टेशन जरूरी है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड जुडिशियल मेंबर्स। इनके अपॉइंटमेंट के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसल्टेशन जरूरी है फॉर द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट दिस मेंबर्स। अगर हम टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2012 अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड दैट द चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड अदर मेंबर shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enter upon his office or until he attain the age of 68 in case of chairman and vice chairman, 65 in case of member whichever earlier resignation or removal। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के अंदर जो एज लिमिट या टर्म ऑफ ऑफिस की बात की गई है ये एक तो 5 साल है, या अगर कोई 68 ईयर्स का हो जाता है फॉर द मेंबर्स, मतलब फॉर द चेयरमैन एंड द वाइस चेयरमैन, तो जो भी पहले होगा है आइदर 65 फॉर दिस वन और 68 फॉर चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, 65 फॉर अदर मेंबर विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, उनका टर्म ऑफ ऑफिस डिसाइड किया जाएगा। द चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और एनी अदर मेंबर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स may by notice in writing under his hand address to the president resign from his office, but shall continue to hold office until expiry of 3 months from the date of receipt of notice or expiry of his term of office or date of joining by his successor whichever is earlier। तो ये नहीं कि आप रेजिग्नेशन दे दिए और आप जॉब से हट गए, आपको कंटिन्यू 3 महीने तक, ठीक है, होल्ड ऑफिस शैल कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ। 3 मंथ तक आपको वो ऑफिस को होल्ड करना है, या अगर उसके पहले आपका सक्सेसर आ जाता है तो आप उस ऑफिस को छोड़ सकते हैं। दे कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट बाय द ऑर्डर मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ ट्रू मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी आफ्टर द एक्सपायरी हैज बीन मेड बाय द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जो मेंबर्स है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के उनको रिमूव किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ द मिसबिहेवियर एंड आफ्टर गिविंग देम अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दोस चार्जेस। तो जो प्रेसिडेंट है वो मिस ग्राउंड और इनकैपेसिटी, ये 2 ग्राउंड पे
उनको रिमूव कर सकता है, लेकिन उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, ठीक है, उनकी इंक्वायरी जरूरी है और इसमें उनको अपने चार्ज के ऊपर बोलने की पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। As per the Constitutional Amendment Bill 2006, central government, if it is of the opinion that the continued existence of the Central Administrative Tribunals or any of its branch is not necessary, it may by notification abolish any of them। ठीक है, तो एक अमेंडमेंट एक्ट आया है 2006 में, उससे द्वारा ये बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये कंप्लीट बेंच को, सेंट्रल जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है उसको और उसके जो भी बेंच है उनको एबॉलिश कर सकता है, अगर ये ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऑन द ग्राउंड दैट उनको लगे ये कि अभी इनकी ज़रूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, इस ग्राउंड पे वो उनको एबॉलिश कर सकता है। एलिजिबिलिटी फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट, द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल शैल बी इनएलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर either center or the state government, but vice chairman of the central tribunal shall be eligible to be the chairman of that or any other state tribunals or vice chairman of any other state or joint tribunals। तो जो चेयरमैन रहेगा वो इनएलिजिबल रहेगा और फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन जो वाइस चेयरमैन रहेगा वो कोई भी सेंट्रल ट्रिब्यूनल्स के अंदर चेयरमैन के लिए एलिजिबल रहेगा, और जो स्टेट के जो चेयरमैन रहेंगे वो या वाइस चेयरमैन रहेंगे स्टेट के, वो फर्दर रीअपॉइंट के लिए एलिजिबल रहेंगे इन द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। बट जो सेंटर का जो चेयरमैन रहेगा दैट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द फर्दर अपॉइंटमेंट और फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर देयर सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ओके, द चेयरमैन ऑफ द स्टेट or joint tribunal shall however be eligible for appointment as chairman or vice chairman or any other member of the central tribunals, chairman of any other state or joint tribunals। क्या बोलता है इसमें, जो चेयरमैन होगा स्टेट और जॉइंट ट्रिब्यूनल्स का वो एलिजिबल रहेगा फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और द एनी अदर मेंबर्स जो सेंट्रल या सेंट्रल ट्रिब्यूनल्स के और चेयरमैन ऑफ द एनी अदर स्टेट। तो इसमें यह बताया गया है मेनली कि जो स्टेट के जो भी चेयरमैन है वाइस चेयरमैन है वो एलिजिबल रहेंगे, कहाँ के लिए, सेंटर के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के लिए, और सेंटर के जो वाइस चेयरमैन रहेगा वो भी एलिजिबल रहेगा, लेकिन सेंटर का जो चेयरमैन रहेगा वो इनएलिजिबल रहेगा। द वाइस चेयरमैन ऑफ द स्टेट और जॉइंट ट्रिब्यूनल्स कैन बी चेयरमैन ऑफ द स्टेट ट्रिब्यूनल्स और चेयरमैन वाइस चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल ट्रिब्यूनल्स और एनी अदर स्टेट ऑफ जॉइंट ट्रिब्यूनल्स। अ मेंबर ऑफ एनी ट्रिब्यूनल शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ऑफ सच ट्रिब्यूनल्स और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और दी अदर मेंबर्स ऑफ दी अदर ट्रिब्यूनल्स। देखिए इसका सार ये है, इसकी समरी ये है कि हम देखें सेंटर में भी और स्टेट में दो जगह पे ट्रिब्यूनल्स है, तो जो स्टेट के जो ट्रिब्यूनल्स के मेंबर है, चाहे वो चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर हो या जुडिशियल मेंबर हो, ये सभी रीअपॉइंट हो सकते हैं सेंटर में चेयरमैन के लिए, वाइस चेयरमैन के लिए या मेंबर बनने के लिए ये अपॉइंट हो सकते हैं, वो एलिजिबल है। और दूसरी चीज इसमें यह है कि जो सेंटर का जो वाइस चेयरमैन है
वो एलिजिबल है फॉर द चेयरमैन एट द सेंटर और एट द स्टेट। लेकिन जो सेंटर का जो चेयरमैन रहेगा वो इनएलिजिबल रहेगा। सेम वे जैसे यहाँ पे जो मेंबर्स होंगे जुडिशियल मेंबर और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स, वो स्टेट के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। और स्टेट के लिए जो मेंबर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनने के लिए स्टेट के मेंबर्स एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल मेंबर्स वो एलिजिबल रहेंगे। ये है इसका सार। अदर दैन द अपॉइंटमेंट other than the appointments mentioned above, the vice chairman or the member of the central or state tribunals cannot be made eligible for any other employment under the government of India, under the government of the state। तो इसमें ये जानना है कि हमें ये जो मेंबर्स है ये एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे फॉर द एम्प्लॉयमेंट, बट फॉर द अपॉइंटमेंट इन द सेम ट्रिब्यूनल्स means administrative tribunals, they are eligible. The chairman, vice chairman or other members shall not appear, act or plead before any tribunals which he was chairman or vice chairman. Okay, the chairman shall exercise or delegate to vice chairman or any other office of the tribunal such financial and administrative power over the bench वेस्टेड इन द हिम। ओके, वेस्टेड इन हिम, ये हो गया उनका। अभी देखो सैलरी एंड अलाउंस की बात करते। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग ऑल रिटायरमेंट बेनिफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल बी सच प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कैन नॉट बी वेरिड टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट। उनकी सैलरी हो गई, सर्विस की टर्म एंड कंडीशन हो गई, ये सब डिटरमाइन करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। बट आफ्टर अपॉइंटमेंट, जब उनकी अपॉइंट हो जाएगी उसके बाद वो क्या होगी, वो वैरी नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स अमेंडमेंट एक्ट 2006 वाज इनेक्टेड ऑन 29 December 2006 टू मेक अल्टरेशंस टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985 and certain changes were brought about in the act. A new provisions was included according to which a person can be chosen to the post of chairman only if he is high court judge or retired person, but a person to be selected as vice chairman prior to the initial act shall be chosen to the post of chairman if he has worked as a vice chairman for a term of 2 years। ठीक है, दैट वी डिस्कस अर्लियर, अभी हमने ये डिस्कस किया है। तो ये था चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर्स के टर्म एंड कंडीशंस, अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशंस, ये सब चीज़ें हमने जाना। कंपोजिशन के अंदर, कंपोजिशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स।